आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है कि ये जो मोदी सरकार ने जो शिक्षा नीति लागू की है, उस शिक्षा नीति के विभिन्न जो पहलू हैं उनमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सब लोगों के लिए, खासतौर पर शिक्षा के लिए खतरनाक है। और अफसोस की बात यह है कि आमतौर पर हम लोग उल जुल चीज़ों में व्यस्त हैं और नीतिगत मसलों पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। और ये शिक्षा नीति बहुत गंभीर विषय है और गंभीर समस्या है पूरे के पूरे सिस्टम के लिहाज से, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षा नीति लागू की है, उस शिक्षा नीति को समझने के लिए थोड़ा सा एक परिदृश्य जो अभी है हमारे सामने एक्चुअल में, उसको समझ लें। एजुकेशन का परिदृश्य यह है कि भारत में तकरीबन 993 विश्वविद्यालय हैं और 39,931 कॉलेज हैं और 10,725 के करीब संस्थान हैं और इनमें 385 विश्वविद्यालय और 78% कॉलेज निजी तौर पर संचालित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 394 विश्वविद्यालय और 60.53% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और अकादमिक जो दुर्दशा है उसकी कल्पना आप सहज भाव से कर सकते हैं। इनमें कुल टोटल जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी हैं वो 37.4 मिलियन, इनमें 19.2 मिलियन लड़के हैं और 18.2 मिलियन लड़कियां हैं। और पढ़ने वालों में जो क्या पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसा कैंपस होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसे कॉलेज होंगे, कैसी यूनिवर्सिटी होंगी, एकेडमिक फ्रीडम को लेकर बातचीत तौर पर, शाब्दिक तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो नई शिक्षा नीति अपनी लागू की है उसमें अकादमिक स्वतंत्रता का शाब्दिक तौर पर जिक्र तो किया है, लेकिन इन प्रैक्टिस वो चीज गायब है। इस प्रसंग में एक और चीज है जो कि कायदे से समझने की है, वो ये कि ये जो तमाम किस्म के विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ये जो विशाल जो हायर एजुकेशन का जो नेटवर्क है, इस हायर एजुकेशन के नेटवर्क में अगर मुझसे एक शब्द में कहने को लिए कहा जाए तो अकादमिक स्वतंत्रता की तो एक तरह से हत्या हो चुकी है। ऑटोनॉमी को विदाई दे दी जा चुकी है, जबकि शिक्षा के लिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता। जिस तरह से संविधान हमारे प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता देता है और मौलिक अधिकारों को उपभोग करने का, उनका इस्तेमाल करने का अधिकार देता है, वह अधिकार और खासतौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वो विश्वविद्यालय और कॉलेज के कैंपस में भी लागू होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद एक बहुत ही सिस्टमेटिक कोशिश की गई है, वो अभी भी जारी है। वो ये कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो कॉलेज हैं, उन तमाम जगहों पर आप सरकार के खिलाफ में, सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ में कुछ नहीं बोल सकते, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। ऑलरेडी माहौल पहले से ही खराब था, नरेंद्र मोदी ने आते ही उसमें और 2 कदम आगे गए और सीधे एक इंस्टीट्यूशनल अघोषित नियम
हर वाइस चांसलर को कम्युनिकेट कर दिया गया कि सरकार के खिलाफ में कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए कैंपस के अंदर। पहले यह होता था कि जो एससी हैं, एसटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, हाशिए के लोग हैं, वंचित हैं, गरीब लोग हैं, वे लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती, वे लोग कैंपस में अपने प्रोग्राम्स करते थे। वे तमाम किस्म के अपने भेदभाव के प्रश्नों को जो कैंपस के अंदर है और कैंपस के बाहर है उनको वे उठाते थे, और वे सामान्य तौर पर एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर एक मानवता की भावना और एकता की भावना पैदा करने की कोशिश करते थे। लेकिन जो नया जो फिनोमिना जिसको के नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है वो ये कि अब कैंपस में इनकी कोई चर्चा नहीं हो सकती। एक अन्य चीज है जिसे कायदे से नोटिस लिया जाना चाहिए, वो ये कि अकादमिक स्वतंत्रता का मतलब यह था कि शिक्षक को पढ़ाने की स्वतंत्रता होगी, वो जैसे चाहे पढ़ाए, और उसे रिसर्च की स्वतंत्रता होगी। वह एकेडमिक एक्सचेंज के जरिए, उसके अपने विचारों के प्रचार प्रसार के जरिए विद्यार्थियों में कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर के समाज के बीच में एक तरह से सेतु का काम करेगा। और इस क्रम में जो इंस्टीट्यूशन है, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो शिक्षक पढ़ाते हैं, उसकी पूरी की पूरी ऑटोनॉमी को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन ये ऑटोनॉमी एक सिरे से पिछले 8 साल में तेजी से क्षतिग्रस्त हुई है। उसका एक रूप यह है कि रिसर्च के लिए अब ग्रांट आनी बंद हो गई हैं। अध्ययन की स्वतंत्रता का आलम यह है कि अब शिक्षकों को, खासतौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सरकार ने कर्मचारी मान लिया है। उन्हें बोलने की आजादी नहीं है। ठीक यही चीज बंगाल में ममता ने आते ही की थी, और उन्होंने जो कर्मचारियों के जो सर्विस रूल्स थे वे शिक्षकों पर लागू कर दिए। तो जो शिक्षकों के पास में बोलने की आजादी थी, जो कि अकादमिक जगत की परंपरा का एक बहुत मूल्यवान हिस्सा थी, वो सीधे सीधे प्रभावित हुई है। नई शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी ने लागू की है, उस नई शिक्षा नीति में इन सब के बारे में, यानी एकेडमिक फ्रीडम के बारे में, एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई डिटेल्स में कोई चर्चा नहीं है। खाली एक शब्द, एक पैराग्राफ में एक वाक्य भर लिख दिया गया है, और मान लिया गया कि इसके डिटेल्स अभी वर्कआउट नहीं हुए, वर्कआउट करेंगे तो बताएंगे। लेकिन वर्कआउट अभी तक हो नहीं पाए। तो नरेंद्र मोदी को कपड़ा पहनने से फुर्सत ही नहीं मिली है। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी जो कि एकेडमिक फ्रीडम के और ऑटोनॉमी के लिए जरूरी थी। वो ये कि विश्वविद्यालय को अपने छात्र चुनने का अधिकार था, विश्वविद्यालय को अपने शिक्षक चुनने का अधिकार था, और विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार था। ये 3 स्वायत्तताएं थी, 3 किस्म के अधिकार थे जिनको के लेकर विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा करते थे। नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ये तीनों चीजें विश्वविद्यालयों से छीन ली। अब ऑल इंडिया टेस्ट के जरिए दाखिले होंगे। अब विद्यार्थी चुनने का या चयन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास नहीं होगा। उसी तरह शिक्षक के चयन के जो मानक और जो परंपराएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरह से थी, विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह से थी, उन सारी मान्यताओं को, कन्वेंशंस को, जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स थे, उनको
नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में एक सिरे से ध्वंस किया है। और सारे देश में एक ही जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ऑनर्स के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया, एमए के लिए भी पाठ्यक्रम जारी कर दिया। तो ये जो छात्र चयन की स्वतंत्रता, शिक्षक चयन की स्वतंत्रता, पाठ्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता, जो विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी और स्वतंत्रता का, अकादमिक फ्रीडम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने झटके में छीन लिया। लेकिन अभी तक इस पर आंदोलन नहीं हुए। जब हम कहते हैं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और स्वतंत्रता, तो इसमें यह चीज शामिल है कि जब हम विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसकी स्वायत्तता की बात करते हैं, तो विश्वविद्यालय के अंदर जो विभिन्न विभाग हैं उनकी भी स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन अब तो यूजीसी से सीधे डिक्टेट आता है। यूजीसी सीधे निर्देशित करती है, ये मानो, नहीं मानोगे तो ग्रांट बंद। उसी तरह राज्य सरकारें सीधे सीधे विश्वविद्यालयों को आदेश दे रही हैं कि ये मानो, नहीं मानोगे तो ग्रांट बंद। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और फंडिंग एजेंसियां, यूजीसी जैसी संस्थाएं, वे लगातार स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमले कर रही हैं। एक शिक्षक के रूप में जो मेरे अनुभव रहे हैं और जो मैंने देखा है और जो प्रैक्टिस की है, वो ये कि शिक्षक का काम ये था, और एकेडमिक फ्रीडम का मतलब ये था कि शिक्षक कक्षा में भी और कक्षा के बाहर भी स्वतंत्र रूप से अपने को अभिव्यक्त करे। जो विषय हैं, उन विषय से संबंधित जो समझ है, उसे वो फ्रीली एक्सप्रेस करे, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब स्थिति यह है कि आप सरकार के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते। अगर कोई चीज सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो एक शिक्षक के नाते आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो पहले एकेडमिक फ्रीडम का मतलब यह था कि कक्षा के अंदर पढ़ाई इस तरह से की जाए कि बच्चों के दिमाग खुले, वो स्वतंत्र रूप से प्रश्न करें, स्वतंत्र रूप से सोचें, पाठ्यक्रम में उसके बारे में जानें, और साथ साथ कंप्लीमेंट्री के तौर पर, पूरक के तौर पर कैंपस के अंदर विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स हो, फिल्म प्रदर्शन हो और दूसरी चीजें हो, दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज हो, जो कि पूरक का काम करे पाठ्यक्रम का। यानी कैंपस के अंदर जो पब्लिक स्पीचेस होती थी, वे एक तरह से पाठ्यक्रम के पूरक के तौर पर काम करती थी। लेकिन अब देश सांप्रदायिकता से लड़ना चाहता है, लेकिन सांप्रदायिकता विरोधी फिल्म आप कैंपस में नहीं दिखा सकते। देश आतंकवाद से लड़ना चाहता है, लेकिन आतंकवाद विरोधी फिल्म आप कैंपस में नहीं दिखा सकते। एकेडमिक फ्रीडम के जरिए हमने वाद विवाद संवाद की संस्कृति को विश्वविद्यालयों में, छात्रों में, शिक्षकों में विकसित किया और उसको पुष्पित और पल्लवित होने दिया। लेकिन पिछले 8 साल में कॉन्स्टेंटली केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अकादमिक फ्रीडम को एक सिरे से खत्म कर दिया गया। और रिसर्च के लिए जिसमें फ्रीडम थी, अब रिसर्च के लिए आपके पास में अब गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देती, और उन प्रोजेक्ट के लिए तो एकदम ग्रांट नहीं देती जिसमें कि गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनकी नीतियों की आलोचना हो, उसके लिए तो एकदम ही ग्रांट नहीं देती। गवर्नमेंट ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि टीचर का जो टाइम टेबल है वो इतना टाइट कर दिया है कि अब वो टीचर जो है वो उस टाइम टेबल को अगर वो इंप्लीमेंट करे तो वो कभी जीवन में पढ़ नहीं सकता, रिसर्च तो कर ही नहीं सकता। अगर कोई शिक्षक
टीचिंग करते हुए अपने लिए अगर पढ़ने पढ़ाने का अतिरिक्त समय नहीं निकाल पाता तो वो अपनी टीचिंग का बेहतर ढंग से विकास नहीं कर सकता, उसे अपडेट नहीं कर सकता, फिर वो रिपीट करेगा। तो जो एकेडमिक प्रेशर शिक्षक के ऊपर इतना डाल दिया गया है कि वो अब स्वतंत्र रूप से सोचने, पढ़ने, विचारने, लाइब्रेरी जाने की उसे अब जरूरत ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2020 में जो नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षा नीति लागू की है, उस शिक्षा नीति में अकादमिक स्वतंत्रता को स्वीकारा गया है, लेकिन उसके डिटेल्स क्या होंगे ये उन्होंने कह दिया कि ये हम अभी नहीं बता सकते। अब वो अभी तक उन्हें फुर्सत नहीं मिली है। हमारे मानव संसाधन मंत्री को भी फुर्सत नहीं मिली है कि वो एक सर्कुलर जारी करके बताएं कि अकादमिक फ्रीडम का मतलब क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है जिसने कि अकादमिक फ्रीडम को या अकादमिक स्वतंत्रता को जिसने सीरियसली क्षतिग्रस्त किया है, वो ये सीधे यूजीसी का हस्तक्षेप बढ़ा है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकारों के तहत चलने वाले विश्वविद्यालय, वहां पर राज्य सरकारों का हस्तक्षेप बढ़ा है। और यह हस्तक्षेप विश्वविद्यालय में ही सिर्फ नहीं बढ़ा, कॉलेजों में भी बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर 2017 में बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट लागू किया, और इस एक्ट के जरिए तमाम कॉलेजों की गवर्निंग बॉडीज में जो शिक्षकों का रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, उस रिप्रेजेंटेशन को नॉमिनल कर दिया, और जो नॉमिनेटेड लोग थे गवर्नमेंट के, उनकी संख्या बढ़ा दी। यहां तक कि गवर्निंग बॉडी को रिप्लेस करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट क्रिएट कर दी कि गवर्नर चाहे तो वो गवर्निंग बॉडी को भी रिप्लेस कर सकता है। और सबसे बुरी चीज जो हुई वो ये कि शिक्षकों को कर्मचारी घोषित कर दिया गया, और अब कर्मचारी के नाते शिक्षक सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। बोलने के पहले उनको अनुमति लेनी पड़ती थी। एकेडमिक फ्रीडम के साथ एक अन्य चीज जुड़ी हुई है जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए, और वो ये शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद, और भी दूसरे राज्यों में ये चीज चलती रही है, नरेंद्र मोदी ने बड़े स्केल पर एक काम किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को खासतौर पर टारगेट, एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया कि शिक्षकों के चयन के जो प्रचलित नियम थे, जो कन्वेंशन थे, जो परंपराएं थी, उनको एकदम पलट दिया। और जो नियुक्तियां की गई विभिन्न विषयों में, वे नियुक्तियां की गई राजनीतिक लठैतों की, एकेडमिक गुणवत्ता के आधार पर नियुक्तियां नहीं की गई। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग जो हुआ वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ, और वहां बड़े पैमाने पर जो अपॉइंटमेंट हुए टीचरों के, उन अपॉइंटमेंट में वे लोग लाए गए जो कि आरएसएस के खुल्लम खुल्ला एकदम घनघोर समर्थक, नेता, एक्टिविस्ट थे। मसलन एक छोटी सी चीज जिससे आप चीज समझ सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के लिए एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की लिस्ट विभाग से बन के जाती थी। बीसी को उसमें से चुनने का हक होता था। बीसी उनमें से कोई भी एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट चुन सकता था, और बीसी उसी में से चुन के कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के लिए भेजते थे एक्सपर्ट के तौर पर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर। वहां अध्यक्ष रहता था, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहता था, बीसी नॉमिनी रहता था। ये नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस नॉर्मल प्रक्रिया को एकदम पलट दिया गया। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन होते हैं, विभाग कुछ भी नाम सजेस्ट करें, जरूरी नहीं है वाइस चांसलर माने, और अधिकतर मामलों में वाइस चांसलर ने नहीं माना। और इसकी प्रक्रिया शुरू हुई सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। एक अन्य चीज जो इस बीच में सामने आई वो ये कि सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़ के डीन और अध्यक्ष
विभाग के बनाने की प्रक्रिया नरेंद्र मोदी ने शुरू की। तो ये एकेडमिक फ्रीडम पर सबसे बड़ा हमला है। पहले था रोटेशन से या सीनियरिटी के हिसाब से लोगों को हेड या डीन बनाया जाता था, लेकिन इस रूल्स को बड़े पैमाने पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक सिरे से ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया गया। एक अन्य चीज है जो कि एकेडमिक फ्रीडम के लिहाज से बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, वो ये कि पहले थोड़ा बहुत तो ख्याल रखते थे अकादमिक गुणवत्ता का। ये सही है कि पहले भी बेईमानियां होती थी, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला वाइस चांसलर के पद पर ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनके बिल्कुल घनघोर दक्षिणपंथी विचार हैं, जो सीधे सीधे आरएसएस के घनघोर विचारों को व्यक्त करते हैं। ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाया जा रहा है जो घनघोर घोषित एंटी मुस्लिम, एंटी एससी एसटी जिनके विचार हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जो विश्वविद्यालय किस लिए होते थे? विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की क्रीड़ा स्थल है। विद्यार्थी अपने राजनीतिक सांस्कृतिक संवाद भी करते हैं, वे अपने आंदोलन भी करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबसे बड़ी दूसरी घटना यह घटी कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक प्रतिवाद करना, और खासतौर पर सत्ता के खिलाफ जो संगठन प्रतिवाद करते हैं, प्रशासन के खिलाफ जो संगठन प्रतिवाद करते हैं, उनको दमन का, उत्पीड़न का, मोटिफाइन, एक्सपल्सन, बर्खास्तगी, इन तमाम चीजों का शिकार बनाया गया। और ये चीज लगातार बढ़ती रही है। और तो और मणिपुर यूनिवर्सिटी में तो और भी कमाल की स्थिति है। वहां तो कैंपस में ही आर्मी का कैंप है। मणिपुर में चारों तरफ आर्मी है, लेकिन कैंपस में भी आर्मी है, आर्मी का कैंप है। जब वहां छात्रों और शिक्षकों ने इसका प्रतिवाद किया कि भाई कम से कम कैंपस के बाहर कैंप लगा लो, कैंपस के अंदर आर्मी के कैंप की क्या जरूरत है, तो वाइस चांसलर ने बजाय छात्रों और शिक्षकों का साथ देने के, जो लोग आंदोलन कर रहे थे छात्र और शिक्षक, उनको ही सस्पेंड कर दिया। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि मणिपुर यूनिवर्सिटी में के अंदर, अरे आप यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कैंप लगा लेना आर्मी का, दिक्कत क्या है? यूनिवर्सिटी को आप आर्मी कैंप पे क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो नरेंद्र मोदी के पिछले 8 साल के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर एकेडमिक फ्रीडम पर तरह तरह से हमले हुए, और गुजरात सरकार ने तो एकदम कमाल ही कर दिया। अभी तक यह था कि विश्वविद्यालयों में क्या रिसर्च होगी, यह विश्वविद्यालय के विभाग और उनके शिक्षक और विद्यार्थी वो तय करते थे। जिसे रिसर्च करनी है वो तय करता था, उसे क्या करना है। लेकिन गुजरात सरकार, मॉडल सरकार, उस गुजरात सरकार ने तो स्थिति यह कर दी कि पीएचडी के लिए 82 सब्जेक्ट की लिस्ट ही जारी कर दी कि इन्हीं पर रिसर्च होगी। और जो तमाम जो साइंस के बड़े संस्थान हैं, उन बड़े संस्थानों को लगातार यह कोशिश की जा रही है पिछले 8 साल से कि वे साइंस के संस्थान साइंस पर रिसर्च न करके उन तमाम विषयों पर रिसर्च करें जो कि आरएसएस के एजेंडे से जुड़े हुए हैं। खोज खोज के उन लोगों की किताबें पाठ्यक्रम से निकाली जा रही हैं, रचनाएं निकाली जा रही हैं जो हिंदुत्व की या आरएसएस की या सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति की आलोचना करते रहे हैं। और ये सीधे सीधे एकदम एकेडमिक फ्रीडम का गला घोंटता है। तो जो लोग
मोदी सरकार की शिक्षा नीति से प्रभावित हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने लंबी छलांग मारी है, हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने ऐसी लंबी छलांग मारी है कि आपकी विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्वायत्तता और स्वतंत्रता, एक शिक्षक के नाते, एक शिक्षक एक नागरिक भी है और एक शिक्षक भी है, एक विद्यार्थी भी है और नागरिक भी है। तो नागरिक के नाते जो उसके पास में संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शिक्षक और छात्र की कैंपस में दाखिल होते ही नरेंद्र मोदी अपहृत कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति पहली चोट उसकी विश्वविद्यालय की और कॉलेज की ऑटोनॉमी और स्वतंत्रता पर है। देखना यह है कि विश्वविद्यालय समुदाय, शिक्षक और छात्र इस बात को कब महसूस करते हैं और कब उठ के खड़े होते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी बातें अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।